हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कण की चिकने ऊर्ध्वाधर तल में अंतर कण तल में और कण की गति क्या होती है। 4 केस भी हमने डिस्कस कर लिए थे और डेरिवेशन भी हमने समझ लिया था ना। अब हमारा नेक्स्ट है डेरिवेशन कि वृत्त छोड़ने के पश्चात कण की परवलय में गति। वहाँ हमने केस पढ़े थे और 2 केस में हमें रिजल्ट मिला था कि जो हमारा कण है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच किसी बिंदु पर क्या है, वृत्त को छोड़ देता है और उसके बाद जो कण की गति होती है वो क्या होती है, परवलय गति होती है। पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर हम उसी का डेरिवेशन पढ़ेंगे कि जब कण वृत्त को छोड़ देता है और उसके पश्चात जो उसकी परवलय में गति होती है वो गति क्या होती है कण की परवलय में। ठीक है, वो हमें फाइंड करनी है। स्टेटमेंट देखिए, एक कण ए त्रिज्या वाले किसी चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के सबसे नीचे के बिंदु से u वेग से फेंका जाता है। यहाँ 2ag > u² > 5ag है, तो इसकी गति की विवेचना करना। क्या कह रहा है, जो मेरा कण है वो a त्रिज्या के किसी वृत्त में, और वृत्त भी कैसा चिकना और ऊर्ध्वाधर, उस वृत्त के सबसे नीचे के बिंदु से फेंका जाता है u वेग के साथ। जहाँ पर कंडीशन है ये हमने फाइंड की थी 4th केस में, 2ag > u² > 5ag, यही कंडीशन है। तो हमें निकालिए कि इसकी गति की विवेचना करना है कि इस कण की गति यहाँ पर क्या होगी जब ये 2ag > u² > 5ag हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ये डायग्राम बनाते हैं। तो ये देखिए डायग्राम मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये कैसे बनाया है हमने। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये वृत्त है। ठीक है, सॉरी देखो, ये हो गया हमारा वृत्त। ठीक है, ये इसका बीच में व्यास हमने डिफाइन कर दिया ऊर्ध्वाधर और ये हो गया क्षैतिज। ठीक है, ये हमारा बिंदु ए है सबसे नीचे और ये जो ऊपर हम बिंदु डिफाइन करेंगे ये होगा हमारा बिंदु बी। ठीक है, नाउ अब है हमें ये सर्किल हो गया। क्लियर है ये चीज। नाउ अब एक स्पष्ट रेखा, ये तो हमारा यहाँ पे जो भी डिफाइन किया है, ये कण नीचे वृत्त का सबसे नीचे का बिंदु ए है जिसका वेग क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है। नाउ अब एक स्पष्ट रेखा के साथ में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो आपको इस बिंदु से डिफाइन करनी है, यहाँ से। तो इस बिंदु से डिफाइन करोगे वो इस तरीके से जाएगी। ठीक है, बराबर में आप डिफाइन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बिंदु P हो जाएगा और ये आगे का ये डिफाइन हो गया। ये हो गया x, ये हो गया मेरा बिंदु P, ये हो गया मेरा बिंदु O। ठीक है, ये बिंदु O है, ये x एक्सिस था, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया बिंदु P, सॉरी कैपिटल Y होगा, ये होगा बिंदु P पर वेग उसका v। क्लियर है, मेरा वृत्त a त्रिज्या का है तो ये वही शो करेगा। ठीक है, नाउ हमने ये डिफाइन कर लिया है। ये तो यहीं पे टच करके चलेगी स्पर्श रेखा। ये जो स्पर्श रेखा ये से यहाँ पर टच नहीं करेगी, थोड़ा सा ऊपर होकर जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये ऊपर वाला बिंदु तो T होगा और ये M होगा, मतलब ये जो आपने कट करेगा ये ऐसे ऊपर होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये M होगा और यहाँ ऊपर ये T बनेगा। इस डायग्राम में देख लेना आपको इस तरीके से, मेरा यहाँ पर दोनों एक पॉइंट पे टच हो गए जो कि गलत था। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे, ये ऊपर है। नाउ ये कंप्लीट एंगल आपका क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, नाउ ये बिंदु M हो गया, ये तो इसके हो गए क्षैतिज घटक A को, सॉरी ये एंगल है अल्फा, ये कंप्लीट एंगल है आपका थीटा। ठीक है, ये क्षैतिज घटक हो गए A कोस अल्फा, ये ऊर्ध्वाधर घटक है A साइन अल्फा। ये किस तरीके से बने वो मैं आपको बता दूंगी। ये हो गया पॉइंट D, O के कोऑर्डिनेट्स है A साइन अल्फा माइनस के A कोस अल्फा। ठीक है, नाउ मैं आपको फिर से डिफाइन करवा रही हूँ। ये मेरा एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ ये इसका क्षैतिज व्यास हो गया, ये ऊर्ध्वाधर व्यास हो चुका है। नाउ ये बिंदु O है, ये मैंने हाफ सर्कल डिफाइन किया, ये बिंदु M है और ये इसके ऊपर बिंदु T है। ये x एक्सिस है, ये बिंदु P है, ये y एक्सिस है, ये बिंदु P पर वेग v है। ये वृत्त का सबसे नीचे का बिंदु A है, ये और ये ऊपरी बिंदु B है। ये पॉइंट O है, ये एंगल अल्फा, ये कंप्लीट एंगल थीटा है। O के कोऑर्डिनेट्स है A साइन अल्फा माइनस A कोस अल्फा। ये D है, इस वृत्त के 2 प्रतिच्छेदन बिंदु हो गए P और D। ठीक है, ये क्षैतिज घटक है A कोस अल्फा, ये ऊर्ध्वाधर घटक है A साइन अल्फा। आगे समझ में, ये एंगल है अल्फा, ये A त्रिज्या का वृत्त है।
नाउ ये माइनस का साइन क्यों है, किस लिए है, क्योंकि यहाँ देखो जो मेरा माइनस साइन इसलिए क्योंकि पी वाई तो क्या है ऊपर की ओर है और कण की जो गति होती है वो क्या है नीचे की ओर है, विपरीत है, इसलिए साइन नेगेटिव। इसलिए बिंदु ए पर कण का वेग यू है। यहाँ पर ए साइन अल्फा ए को क्षैतिज और वेग घटक और ऊर्ध्वाधर घटक कैसे मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर ये डायग्राम देख लो। अगर इस डायग्राम को मैं सिर्फ ये ट्राइंगल है, यहाँ से गौर से देखो तो आपको ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है यहाँ तक एम से लेके। उस ट्राइंगल को अगर फॉर्म में लिखूँ तो ये ट्राइंगल होगा। क्लियर है ये चीज, आगे आपको समझ में। ए त्रिज्या का वृत्त है तो मैंने यहाँ पे ये दूरी ए डिफाइन की है ओ और पी की। नाउ एंगल अल्फा, तो देखो यहाँ पर ये तो क्या बन जाएगा क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक, यानी ए कोस अल्फा और ए साइन अल्फा। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम। अब देखिए इसकी थ्योरी। माना m द्रव्यमान के कण को बिंदु A से u वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है जहां 2ag लेस देन u स्क्वायर लेस देन 5ag। ये क्या कह रहा है कि मेरा जो m द्रव्यमान का कण है उसे इस बिंदु A से u वेग के साथ फेंका जाता है या प्रक्षेपित किया जाता है जहां कंडीशन क्या है कि 2ag लेस देन u स्क्वायर लेस देन 5ag, यानी यहाँ से फेंका जाता है तो ये कंडीशन मिलती है। यानी जो मेरा कण है, हमने केस में पढ़े थे, मेरा कण वृत्त को किस कंडीशन पे छोड़ेगा, जहाँ थीटा किसके बीच में लाई करेगा 90 से 180 के बीच में लाई करेगा, वहां मेरा कण क्या है वृत्त को बिंदु P पर छोड़ देगा। ठीक है, m द्रव्यमान के कण को बिंदु A से u वेग के साथ फेंका जाता है जहाँ कंडीशन है 2ag लेस देन u स्क्वायर लेस देन 5ag, ये कंडीशन होगी। तो यानी जो मेरा कण है वो वृत्त को किस एंगल पे छोड़ेगा, जहां पर थीटा किससे लाई करेगा 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में लाई करेगा, तब मेरा जो कण है वो वृत्त को छोड़ देगा। और किस बिंदु पर छोड़ेगा, बिंदु P पर। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक के बीच, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच का बिंदु P है जहां कण मेरा क्या है वृत्त को छोड़ देगा। ठीक है, नाउ हमने मान लिया कि इस बिंदु P पर क्या है कण का वेग v है और इस बिंदु P से गुजरने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है, क्षैतिज तो है px और ऊर्ध्वाधर है py। ठीक है, OM तो क्या है a cos अल्फा और PM आपका a sin अल्फा। नाउ एंगल देखिए, अगर मैं कंप्लीट एंगल डिफाइन करती हूँ तो POB क्या मिल रहा है मेरा अल्फा है, आगे बस POB इज अल्फा है, ये एंगल थीटा है तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा पाई माइनस में थीटा। क्लियर है ये चीज, आगे आपको समझ में। नाउ अब देखिए हमने ये दो इक्वेशन निकाली थी वेग की, u स्क्वायर किसके बराबर होता है u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कोस थीटा और r बराबर होता है m अपॉन a इंटू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कोस थीटा। इसी के बराबर ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अगर मेरा हमने वहां पर बिंदु B पर डिफाइन किया था जहां पर छोड़ देता है, तो अगर मेरा कण वृत्त को छोड़ देता है किसी भी बिंदु पर तो उस बिंदु पर जो r होता है उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो मेरा कण है वो वृत्त को बिंदु P पर छोड़ेगा तो वहां पे r क्या हो जाएगा 0, r बराबर 0। आप यहाँ ठीक है r बराबर 0 पुट कर दीजिए, यहाँ 0 पुट करोगे जैसे ही आपको तो कोस थीटा आपको मिलेगा 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 3ag। क्लियर है ये चीज। नाउ थीटा किसके बराबर हो जाएगा पाई माइनस अल्फा के, तो पुट कर दीजिए कोस पाई माइनस अल्फा, या थीटा की जगह कोस पाई माइनस अल्फा किसके बराबर होता है माइनस के कोस अल्फा के बराबर होगा। ये आपको मिलेगा माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag। तो कोस अल्फा क्या हो गया यू स्क्वायर माइनस 2ag अपॉन में 3ag। क्लियर है ना। अब समीकरण 1 में मैं क्या कर रही हूँ, बिंदु P पर कण का वेग फाइंड कर रही हूँ कि इस समय बिंदु P पर जहां पर कण वृत्त को छोड़ देता है उस पर कण का वेग क्या होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कोस थीटा। यहाँ सिर्फ कोस थीटा है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है मेरी 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag, जो मैंने यहाँ से फाइंड कर ली थी जब बिंदु P पर r क्या था 0 था। पुट कर दीजिए यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे ag से ag कैंसिल आउट है। नाउ ये क्या बचेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 2ag माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू ये बचेगा ना। अब इसमें से कंप्लीट में से आप 1 अपॉन 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 3u स्क्वायर माइनस 6ag प्लस 4ag माइनस 2u स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू क्या बची आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag अपॉन में 3, यही बचेगा। समीकरण 3 से देखिए u स्क्वायर माइनस 2ag अपॉन 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी ag को इधर ले जाइए तो क्या होगी ag कोस अल्फा। तो समीकरण 3 से आप इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो v स्क्वायर मेरा हो गया है v स्क्वायर इज इक्वल टू ag कोस अल्फा। अब
यदि बिंदु P को मूल बिंदु ले तब वृत्त को छोड़ने के पश्चात कण के परवलय पथ का समीकरण। जो मेरा कण है वो वृत्त को बिंदु P पर छोड़ देता है। मैंने अगर मान लेती हूँ कि मेरा जो बिंदु P है वो क्या है, मूल बिंदु है, तो जब कण वृत्त को छोड़ देता है किसी बिंदु पर तो उसके बाद कण की गति किसमें होती है, परवलय पथ में होती है। यही हमने पढ़ा था कि वृत्त को छोड़ने के पश्चात कण परवलय पथ में गति करता है। तो मैंने माना कि मेरा जो बिंदु P है वो क्या है, मूल बिंदु है, तो जब कण वृत्त को छोड़ देगा उसके बाद कण की परवलय पथ में गति क्या होगी। देखिए प्रक्षेपी की समीकरण आपने फाइंड की थी, ये थी y = x tan अल्फा - gx² अपॉन 2v² cos स्क्वायर अल्फा। और मैंने वहां आपको ये बोला था कि ये समीकरण किस रूप में है, परवलय रूप में है। ठीक है, यही समीकरण है परवलय रूप में, तो हम उस समीकरण की सहायता से समीकरण 4 से v² का मान पुट कर दीजिए। कर दिया हमने, g से g कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिला, y = x tan अल्फा - x² अपॉन 2a cos क्यूब अल्फा। ये कण की क्या है, परवलय पथ में गति का समीकरण है जब कण वृत्त को छोड़ देता है। और आपको यही फाइंड करना था कि वृत्त को छोड़ने के पश्चात कण की परवलय पथ में गति क्या होती है, तो वो है y = x tan अल्फा - x² अपॉन 2a cos क्यूब अल्फा। क्लियर ये चीज। नाउ अब देखिए वृत्त तथा परवलय पथ का प्रतिच्छेदन बिंदु, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया ये मेरा परवलय है, ठीक है, और ये पूरा मेरा वृत्त है। अब इस वृत्त और परवलय के प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने हैं, तो जो मेरा परवलय है वो वृत्त को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, बिंदु P और बिंदु D पर, ये प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो मुझे बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और बिंदु D के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। क्लियर ये चीज। नाउ निकालिए, क्योंकि P के सापेक्ष वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या थे, हमें लिखे थे a sin अल्फा माइनस में a cos अल्फा, यही है। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस होती है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, x माइनस a sin अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y प्लस, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस तो y प्लस a cos अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि a वृत्त की a त्रिज्या का वृत्त है, होल स्क्वायर खोलिए यही आएगा आपका। ना बाकी वैल्यू देखिए यहाँ पे a² sin स्क्वायर अल्फा और a² cos स्क्वायर अल्फा, दोनों में से a² कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो आपकी इक्वेशन होगी x² माइनस प्लस में y² माइनस 2x sin अल्फा प्लस 2ay cos अल्फा, और इन दोनों से क्या बचा, सिर्फ a² इज इक्वल टू a² से a² तो क्या हो गया है मेरा, कैंसिल आउट। ठीक है, a² से a² हमारा कैंसिल आउट, तो हमारी इक्वेशन क्या बची, x² प्लस y² माइनस 2ax प्लस 2ay cos अल्फा। क्लियर है, यही इक्वेशन बचेगी मेरी। ना यहाँ से देखिए 2ay cos अल्फा किधर किसके बराबर होगा, इन वैल्यूज को उधर ले जाइए, तो 2ax sin अल्फा माइनस ऑफ x² प्लस y², तो y क्या हो गया, डिवाइड कीजिए, जैसे डिवाइड करोगे किससे, 2a cos अल्फा से डिवाइड कीजिए, 2a cos अल्फा से आपने डिवाइड किया, 2a से 2a कैंसिल आउट, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा tan अल्फा, ये बचा x tan अल्फा माइनस x² प्लस y² अपॉन 2a cos अल्फा। देखिए ये y की इक्वेशन है और ये भी y की इक्वेशन है। समीकरण और 5 और 6 से हम इन दोनों से वृत्त के प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे। ठीक है, नाउ कीजिए सोल्व, दोनों y की वैल्यू से कंपैरिजन कीजिए, जैसे ही कंपैरिजन करोगे फिर क्या आएगा, x² प्लस y² अपॉन 2a cos अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, x² अपॉन 2a cos क्यूब अल्फा के, इसी के बराबर होगा। नाउ एक cos से cos कैंसिल आउट, 2a से 2a कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचा, ये cos स्क्वायर अल्फा को इधर ले आना, x² प्लस y² cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू x², cos स्क्वायर अल्फा को इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये तो क्या रहा है y² cos स्क्वायर अल्फा, और x² cos स्क्वायर अल्फा को इधर ले जाइए तो x² कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचेगा, y² cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू x² इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, यानी y² cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू x² sin स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दीजिए, तो y² आपका बराबर हो गया x² sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, यानी tan स्क्वायर अल्फा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस x tan अल्फा। क्लियर है ये बात। ना अब देखिए दो मान मिले हैं y के, एक तो प्लस x tan अल्फा और एक माइनस में,
तो यहाँ समीकरण 5 में सबसे पहले y इज इक्वल टू पुट कीजिए x tan अल्फा पॉजिटिव के। जैसे ही पुट करोगे x tan अल्फा से x tan अल्फा कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2a cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से क्या मिला, x इज इक्वल टू 0। x 0 हो चुका है। नाउ चूंकि y क्या है, x tan अल्फा है, तो यहाँ पर x का मान रख दीजिए। जैसे ही x बराबर 0 पुट करोगे y भी क्या हो गया 0, तो x भी 0 और y भी 0। तो ये है इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। पॉजिटिव में डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ये नेगेटिव का डिफाइन होगा। तो यहाँ पर इस बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे क्या हो चुके हैं 0 0। क्लियर है। नाउ अब पुट कीजिए समीकरण 5 में y इज इक्वल टू माइनस के x tan अल्फा। जैसे पुट करोगे तो माइनस x tan अल्फा इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस x स्क्वायर अपॉन 2a cos क्यूब अल्फा। यही होगा, x tan अल्फा को इधर ले आइए, x स्क्वायर अपॉन 2a cos क्यूब अल्फा को इधर ले आइए। तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2a cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 2x tan अल्फा। सॉरी, यहाँ से देखिए x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी एक x से x कैंसिल आउट हो गया, तो x किसके बराबर हो गया 4a sin अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि tan अल्फा है। अब x का मान तो ये मिल गया 4a sin अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और चूंकि y क्या है माइनस x tan अल्फा, तो x की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो y क्या हो गया माइनस 4a sin स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा। तो दूसरा प्रतिच्छेदित बिंदु D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4a sin अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 4a sin स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा। नाउ अब है परवलय पथ का नाभिलंब, ठीक है, कि इस परवलय पथ का नाभिलंब क्या होगा। तो वहां हमने स्टार्टिंग में जब प्रक्षेप्य पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, तो वहां हमने नाभिलंब निकाला था, क्या था उसका फॉर्मूला 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। वहां उस बिंदु पर कण का वेग क्या था u था, और यहाँ बिंदु P पर हम फाइंड कर रहे हैं, तो बिंदु P पर कण का वेग क्या है v है। सिर्फ फॉर्मूले में इतना ही डिफरेंस होगा कि u की जगह क्या होगा v, क्योंकि यहाँ कण का वेग v है P पर। ये होगा 2v स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। क्लियर है। ये v कोस अल्फा क्या है, देखिए ये है बिंदु P पर वेग के क्षैतिज घटक, इसे आप ये भी लिख सकते हो। नाउ तो 2 इंटू वी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। समीकरण 4 से वी स्क्वायर का मान रखिए, क्या था ए जी कोस अल्फा, ये मान था आपका, पुट कर दीजिए ए जी कोस अल्फा, जी से जी कैंसिल आउट, आपको क्या मिला 2a कोस क्यूब अल्फा। अब समीकरण 3 से आपने कोस अल्फा का मान फाइंड किया था स्टार्टिंग जब r बराबर 0 था, क्या था u स्क्वायर माइनस 2az अपॉन 3az, पुट कर दीजिए। क्लियर है। ये क्या आएगा a क्यूब जी क्यूब, एक a से a कैंसिल आउट, यानी परवलय पथ का नाभिलंब हो गया आपका 2 इंटू यू स्क्वायर माइनस 2az का होल क्यूब अपॉन में 27a स्क्वायर जी क्यूब। क्लियर है। नाउ अब है परवलय पथ में अधिकतम ऊंचाई, यानी क्षैतिज अक्ष px के ऊपर की, ठीक है। हमें अधिकतम ऊंचाई तो यहाँ तक फाइंड करनी है, तो ये तो px तक की तो पता है, इससे ऊपर की ऊंचाई क्या होगी हमें वो फाइंड करनी है। अधिकतम ऊंचाई फॉर्मूला था हमारा अधिकतम ऊंचाई का u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और यहाँ b पर कण का वेग क्या है v है, तो फॉर्मूला हो गया v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। समीकरण 4 से v स्क्वायर का मान पुट कीजिए, जो क्या है a g कोस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, जी से जी कैंसिल आउट, ये है 1/2 a साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा। ये वैल्यूज किसकी हो गई tm की, क्योंकि px से ऊपर क्यों निकाल रहे हैं, और px के ऊपर की ऊंचाई सिर्फ किसकी निकालनी है आपको tm की निकालनी है। क्लियर, क्योंकि परवलय का पथ यहीं तक डिफाइन हो रहा है, तो ये जो वैल्यूज निकलेगी क्या है px के ऊपर tm की वैल्यू है। अब मुझे अधिकतम ऊंचाई फाइंड करनी है कि a से t तक की ऊंचाई क्या होगी, तो at की अगर ऊंचाई निकालती हूँ तो at किसके बराबर हो जाएगा मेरा ao के प्लस में om के और प्लस में mt के, इसी के बराबर होगा। नो ao की तो क्या है दूरी a है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं करवाई है, इस चीज का ध्यान कर लेना कि जो ao की दूरी है वो भी क्या है a है, ठीक है ना। OM के बीच की क्या है a कोस अल्फा, और TM के हम फाइंड कर चुके हैं 1/2 a साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। तो ये थे वृत्त को छोड़ने के पश्चात कण की परवलय में गति और उसके दो रिजल्ट थे, ठीक है। डेरिवेशन आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर इन डेरिवेशन में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी।